है वो मूव हो रही है। आप लोग चैट स्क्रीन पे जवाब दे सकते हैं। आवाज तो क्लियर है मैडम आपकी। और जो स्लाइड शेयर मैं कर रही हूँ वो आपको नज़र आ रही है। जी स्लाइड जी 4, है। 3 चलो जी जी। थैंक यू। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ मैनेजिंग चेंज एंड इनोवेशन। चेंज और इनोवेशन का मतलब ही एक है, दैट इज़ कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव लेके आना। और पुरानी चीज़ों को जब हम नई चीज़ों से तब्दील करते हैं तो उसको हम चेंज कहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों को बदल सकते हैं, हम स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को बदल सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ को बदल सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन को बदल सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको कि हम कहते हैं दीज कैन बी द चेंजेस विच वी कैन ब्रिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मेनली पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले चेंज करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम सही डायरेक्शन के अंदर, सही मिकदार के अंदर चेंज कर रहे हैं, हम एबल हैं चेंज करने की, या रातों रात जो है वो हमने ख्वाब देखा और सुबह जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हम चेंज करने के लिए तैयार नहीं, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। सो सबसे पहले हमें ये देखना है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेंज होती है, कि वेदर वी हैव द डिग्री टेंडेंसी एंड वी आर इन द राइट डायरेक्शन फॉर चेंज और नॉट। प्रोसीजर्स एंड अनसर्टेनिटीज होती है जब भी हम चेंज कर रहे होते हैं। वी कैन ओनली प्रिडिक्ट कि हाँ इस ये करेंगे तो ऐसा होगा। अब वैसा होता है या नहीं होता है ये वक्त बताएगा आपको। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वी कैन ओनली प्रिडिक्ट फॉर द लाइक प्रिडिक्शंस के ऊपर काम करते हैं कि दिस कैन हैपन, दिस माइट हैपन, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो जो सिचुएशन होती है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन। ठीक है, इसके अंदर थ्रेट्स भी क्रिएट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। थ्रेट्स, कंपैरेटर्स आर ऑल थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज, न्यू ओपनिंग्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप चेंज करने से क्रिएट कर सकते हैं। मैनेजिंग चेंज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर्स जॉब। और हर मैनेजर को कभी ना कभी उसके वर्क स्पैन के अंदर चेंजेस को एडेप्ट का मतलब है चेंजेस को एडेप्ट, अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हर मैनेजर को अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, चेंज एडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। फोर्सेस फॉर चेंज, there are two types of forces, external forces and then internal forces. External forces are all uncontrollable factors, all external factors जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, whereas internal factors are all controllable factors जिनको कि कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सटर्नल फोर्सेस को वन बाय वन पहले चेक कर लेते हैं। मार्केट प्लेस, मार्केट के अंदर कितने कंपैरेटर हैं, कोई नया प्रोडक्ट आ गया है, इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट के अंदर कोई नई रूल्स एंड रेगुलेशन आ गई हैं, किसी चीज़ के ऊपर जो है वो टैक्सेशन इम्पोज हो गया है, ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है, इस चीज़ के अंदर भी एज एन इंडिविजुअल हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट 3G था, फिर 4G आया, फिर 5G आ गया, अब 22G के भी एरा में पहुंच जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस आपको एप्पल और गूगल के प्लेटफॉर्म पर से आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि टेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांसमेंट लेकर के आएगी, किस तरह से चेंज हो जाएगी, किस तरह से। हमने कभी सोचा नहीं था ऑनलाइन क्लासेस का, हमने कभी स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा नहीं था, बट हम अब सब यूज़ कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, लेबर मार्केट के अंदर ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेबर की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम वेजेस होती हैं जिनको मीट करना, इसके अंदर गवर्नमेंट डिसीजन ले रही होती है, प्ले कर रही होती है। लेबर यूनियंस जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट इन आर कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल है ये। ठीक है, इकोनॉमिक चेंजेस, महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। इन्फ्लेशन के अलावा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लीकेजेस, इंजेक्शंस, इन्वेस्टमेंट आ गई हैं, फॉरेन करेंसी डिवैल्यूएशन।
सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी इकोनॉमिक चेंजेस का पार्ट है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी कंट्रोल से बाहर हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर ऑलवेज अनकंट्रोलेबल। ठीक है, फिर हम जाते हैं इंटरनल फोर्सेस के ऊपर। इंटरनल फोर्सेस का मतलब है जो कि सारी चीज़ें कंट्रोलेबल होती हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज कंट्रोलेबल। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, प्लान ए से प्लान बी पे जाना है, ये इंटरनल कंट्रोलेबल है। वर्क फोर्स के अंदर चेंजेस आ गए, 15 की जगह 20 लोग रिक्वायर्ड है, 5 लोगों को मजीद हायर कर लो। वर्क फोर्स की टीम के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं वो हमने ज्यादा हायर कर लिए हैं। दिस इज इंटरनल कंट्रोलेबल। ठीक है, न्यू इक्विपमेंट लेके आना है, अप्रूवल लिया हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस, और हमने फिर इंटरनल डिसीजन ले लिया, कंट्रोलेबल। एम्प्लॉय का एटीट्यूड, उसे कैसे इन्फ्लुएंस करना है, उसे कैसे मॉडिफाई करना है, उसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है, उसकी जो है वो व्हाट डू वी से अप्रेजल के थ्रू पीनलाइज करना है, उसके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का अपना कंट्रोलेबल फैक्टर है और इसको ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल तौर पे कंट्रोल कर सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम कोई किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज चैट स्क्रीन के ऊपर अपना क्वेश्चन दे दीजिए सो दैट वी कैन मूव अहेड। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे यहाँ पर आप दे सकते हैं। फवाद, आज क्लास में नहीं आए थे बेटा तुम? इज देयर एनी स्टूडेंट? बेटा आप लोग चैट स्क्रीन को यूज करें। ओके, फवाद ने लिख दिया ऑनलाइन ले रहा हूँ, चलें ठीक है। ऑलराइट, नाउ आई नो हु यू आर एक्चुअली। आज मैंने क्लास में फिगर आउट किया किसका क्या नाम है, अब नाम याद कर रही हूँ मैं सब बच्चों के। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात लिखी हुई है कि चेंज का प्रोसेस व्यू पॉइंट होता है द काम वाटर्स मेटाफॉर। लुइन ने एक हमें थ्योरी दी है फोर्सेस ऑफ चेंज प्रोसेस के नाम से। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने 3 फोर्सेस बता दी है, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग वो स्टेट होता है जो कि चेंज रिक्वायर करता है। अनफ्रीजिंग इज अ स्टेट which requires change। फिर हम चेंज अडेप्ट करते हैं, चेंज को हासिल करते हैं, फिर चेंज करने के फाइनल स्टेजेस तक हम चेंजिंग के प्रोसेस में होते हैं। फिर रीफ्रीजिंग का मतलब है चेंज अडेप्ट कर लिया है, हम चेंज हो गए हैं, मगर उस चेंज को कायम रखना। ठीक है, देयर इज अ स्लाइड जिसके ऊपर ये बात की गई है। यस, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू लिविन। उन्होंने बोला है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग का मतलब है कि अब यहां पर हम रिक्वायर करते हैं, वी डू रिक्वायर टू चेंज, वी रिक्वायर टू चेंज। उसके बाद चेंजिंग, दैट इज द बीइंग इन न्यू स्टेट, अब हम न्यू स्टेट को अडेप्ट कर रहे हैं। रीफ्रीजिंग का मतलब है कि उस चेंज को परमानेंट बनाना, मतलब उस चेंज को कायम रखना। ठीक है, किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे आप चैट स्क्रीन पे थ्रो कर दीजिए। अगर ये 3 फ्रेज आपको फेजेस क्लियर हैं देन दैट्स ओके, बट अगर नहीं है तो चैट स्क्रीन पे प्लीज क्वेश्चन थ्रो कर दो। ठीक है जी, अब यहां आ जाते हैं व्हाइट वाटर रैपिड्स मेटाफॉर। यहां पर बात हो रही है कि द लैक ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, एनवायरमेंट के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी जो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को देख के, प्रेजेंट सिचुएशन को देख के, वो मैनेजर्स को प्रिडिक्ट करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन के अंदर जाना होता है, दैट इज चेंज। हर इन ऑर्डर टू सर्वाइव an organization need to go continuous changing phases।
ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रक्चर के अंदर हर वक्त चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। ये हमें एनवायरनमेंट को देखते हुए प्रिडिक्ट करना पड़ता है और चेंजेस को एडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। इसके बाद अनफ्रीजिंग स्टेट, जहां पर चेंज रिक्वायर्ड होता है, फिर चेंजिंग का फेज स्टार्ट होता है जो कि चेंजिंग के फाइनल स्टेजेस तक जाता है। फिर चेंज करने के बाद अब ये देखें चीज आपकी सर्कल हो चुकी है, बट नाउ यू नीड टू मेंटेन द चेंज। अच्छा जी, चेंज एजेंट्स के अंदर हम बात करते हैं persons who act as catalyst and assume the responsibility of managing the change। चेंज एजेंट वो बंदा होता है जो चेंज को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है और उस चेंज को मैनेज करने की जिम्मेदारी लेता है। कैटलिस्ट जो कि आपके प्रोसेस को फास्टन अप करता है। ठीक है, यानी प्रोसेस ऑफ चेंज को ये पर्सन जो है वो फास्टन अप करता है, मेक श्योर करता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि मैं इस प्रोसेस ऑफ चेंज को इम्प्लीमेंट कराऊंगा। टाइप्स ऑफ चेंज एजेंट्स, मैनेजर्स इंटरनल तौर के ऊपर अपना इनपुट दे रहे होते हैं। नॉन मैनेजर्स ये हो सकते हैं थर्ड पार्टी पीपल हु आर द एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट बीइंग हायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक चेंज। आउटसाइड कंसल्टेंट, अगेन थर्ड पार्टी चेंज इम्प्लीमेंटेशन एक्सपर्ट्स। ये आउटसाइड कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, ये एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको हम चेंज इम्प्लीमेंट कराने के फेज तक रखते हैं। नॉन मैनेजरियल लोग वो होते हैं जिनके पास स्पेशलाइजेशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक चेंज रिक्वायर्ड। ठीक है, मैनेजर्स आर दी इंटरनल एंटरप्रेन्योर्स जो कि इंटरनल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हाँ दे विल सपोर्ट द चेंज, दे विल फॉलो वट एवर द मैनेजमेंट इज एक्चुअली डिसाइडिंग। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? मैंने पहले ही बोल दिया था 3 कैटेगरीज हैं चेंज करने की, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, पीपल। स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंट्स एंड लेवल ऑफ पीपल आ जाता है। देखें क्या क्या चीजें आ गई हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंटलाइजेशन फंक्शंस, चेन ऑफ कमांड कौन किसको रिपोर्ट करेगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल मैं या कोई भी मैनेजर के अंडर कंट्रोल कितने मेंबर्स हैं, उसको कितने लोगों को मॉनिटर करना है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, फॉर्मलाइजेशन एवरीथिंग इज अबाउट वर्क, जॉब रीडिजाइन, जॉब पुरानी जो जॉब थी उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लैकिंग नजर आ रही थी तो मैंने अब कुछ मजीद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पोजीशन को असाइन कर दी है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर हियरार्की आती है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, किस तरह से प्रोसेस फ्लो ऑफ वर्क हो रहा है, ये सारा पार्ट जो है। देन इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क प्रोसेस, मेथड्स एंड इक्विपमेंट, वर्क प्रोसेस, मेथड्स एंड इक्विपमेंट अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पीपल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर। अब इनका सबका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, इन सबकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगी, इनकी नीड डिफरेंट होगी, इनका थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होगा, परसेप्शन, और इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। ठीक है, बिहेवियर ये एटीट्यूड का मतलब होता है इन ऑर्डर टू रिएक्ट, टू एक्ट in a particular situation on a particular thing is known as attitude or behavior. Expectation आपकी क्या तवक्कुआत है, perception what is your thinking process, how you think. Structure, changing an organization structure component or its structure design, layering, delayering सब structure का part होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी नया इक्विपमेंट लेके आना, ऑपरेटिंग मेथड्स को चेंज करना, ओल्ड स्किल्स को सब्स्टिट्यूट करना और न्यू स्किल्स को एडेप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, ऑटोमेशन पे चले जाना, मैनुअल मशीनरीज को या पीपल को रिप्लेस करना बाय ऑटोमेशन। कंप्यूटराइजेशन इज अ मस्ट बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, पीपल उनका एटीट्यूड चेंज करना, उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज करना, उनका परसेप्शन चेंज करना, उनका बिहेवियर चेंज करना, वर्कफोर्स के बीच में यूनिटी कायम करना। OD is organization development which requires all the techniques or programs to change people and nature the quality of interpersonal work relationship। जब
10 लोग एक साथ काम करेंगे सुबह से शाम तक, तो उनके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। और उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो किसी भी टेक्निक को अप्लाई करने के काबिल हो, तो वो स्किलफुल भी हो, उनके अंदर एबिलिटी भी हो। सबसे पहली बात है कि वो रेडी टू चेंज हो, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ओडी। ओडी इज अ टेक्निक और प्रोग्राम टू चेंज पीपल, लोगों को चेंज इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना, ताकि उनके बीच में एक अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क हो और उनके ताल्लुकात खराब ना हो आपस में। ग्लोबल ओडी के अंदर ऑफ कोर्स स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर बात होगी। ओडी टेक्निक्स दैट वर्क फॉर यूएस ऑर्गेनाइजेशंस मे बी इनएप्रोप्रिएट इन अदर कंट्रीज एंड कल्चर्स। ग्लोबली कोई भी टेक्निक जो है वो फिट नहीं हो सकती है, बिकॉज यूएस के अंदर काम करने का तरीका अलग है, जापान के अंदर काम करने का तरीका अलग है, जर्मनी के अंदर काम करने का तरीका अलग है, एशियन कंट्रीज के अंदर काम करने का तरीकेकार अलग है, ठीक है। मोर इफेक्टिव इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप्स हम किस तरह से कायम कर सकते हैं? टीम बिल्डिंग करें। टीम बिल्डिंग के बाद हम इंटर ग्रुप डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू करें, यानी हमने टीम बना दी, अब उस टीम को हम मजीद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करें। प्रोसेस कंसल्टेशन का मतलब है कि अब हम किसी मैनेजर को या किसी लीडर को टास्क असाइन करें कि आप इस डिपार्टमेंट के प्रोसेस को फॉलो करें, फॉलो अप लें, मॉनिटर करें। सर्वे फीडबैक, ऑफ कोर्स सर्वे फीडबैक ये होगा कि जो आपको काम दिया गया था इंडिविजुअल्स को, वो उनका फीडबैक अपने लिए सेल्फ के लिए कैसा है और दूसरों के लिए कैसा है, इससे क्या आसानी होगी इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स, ठीक है। पीपल यूजुअली रेजिस्ट चेंज क्योंकि उन्हें डर होता है, उन्हें इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं मशीन मुझे रिप्लेस ना कर दे। दीज आर द फ्यू फैक्टर्स वेयर वी रेजिस्ट चेंज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वी डोंट लाइक चेंज, वी रेजिस्ट चेंज। हम सालों से जो काम करते आ रहे हैं मैनुअल, उसको हम क्यों चेंज करें, ठीक है। एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी दैट चेंज इंट्रोड्यूसेस। सबसे पहले वी आर नॉट श्योर, वी आर कंफ्यूज्ड। अनसर्टेनिटी का भी मतलब है कि वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता कि ये सक्सेसफुल चेंज होगा या ये फेलियर तो कहीं नहीं हो जाएगा। सबसे पहले वी आर कंफर्टेबल विद आवर ओल्ड हैबिट्स, तो हैबिट्स को चेंज करना इज नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। अ कंसर्न ओवर पर्सनल लॉस ऑफ स्टेटस, मनी, अथॉरिटी, फ्रेंडशिप एंड पर्सनल कन्वीनियंस। एक चीज है, हर इंसान का कंफर्ट जोन होता है, हर वो इंसान अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही काम करना पसंद करता है। जब उसको हम कोई नया काम करने के लिए बोलते हैं तो उसको इनकन्वीनियंस कॉज होता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो ये समझता है कि कहीं मेरी जॉब रिप्लेस ना हो जाए, कहीं मेरी परफॉर्मेंस बुरी होगी तो मेरे मॉनिटरी तौर पे मुझे नुकसान ना हो जाए, मेरे पीयर्स, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे अंडर एस्टिमेट करना ना शुरू कर दें। और सबसे पहले कि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएगा, उसे काम करना पड़ेगा कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, कुछ नया। सो ही और शी इज नॉट कन्वीनियंट इन adapting change. The perception that the change is incompatible with the goals and interest of the organization, ये वो perception है, ये आपका thought है कि जो organization को change की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, तो फिर हम change क्यों implement कर रहे हैं, ठीक है। So you would like to stick with the old ways of doing things क्योंकि उस चीज़ के ऊपर आपको महारत हासिल हो चुकी है, आप उसमें एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। मैनेजरल एक्शंस टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। अब मैनेजमेंट को या मैनेजर को क्या करना चाहिए कि हम ये जो रेजिस्टेंस है, जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें चेंज नहीं चाहिए, तो उसको हम कैसे रिड्यूस करें। सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम्स को एजुकेट करें, कम्युनिकेट करें व्हाट बेनिफिट दे विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस चेंज। उनको इन्वॉल्व करें चेंज के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन के थ्रू। उन्हें सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें कि उनको क्या आसानियां आप देंगे। मैनिपुलेशन एंड को-ऑप्टेशन का मतलब होता है यू डोंट स्पीक द ब्रूटल ट्रुथ, यू नीड टू मेक सम स्टेटमेंट्स हिडन, ठीक है। सिलेक्टिंग पीपल हु एक्सेप्ट चेंज, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फौरन चेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनको जो है वो आप प्रमोट करें, उनको बोलें कि आप अपने पीयर्स में, अपने को-वर्कर्स के अंदर चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्फ्लुएंस करें उन्हें, ठीक है। कोअर्जन, ज़बरदस्ती करें, penalize करें। if you don't want to accept the change then you are ready to leave the organization, we won't stop you. Issues in managing change, changing organization cultures,
Cultures are naturally resistant to change. Conditions that facilitate cultural changes, सबसे पहले occurrence of a dramatic crisis, कुछ ड्रामा हो जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई और सिचुएशन आ जाए. लीडरशिप चेंजिंग हैंड्स, लीडर्स चेंज हो गए हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज को लेकर के चेंज कर लिया है. ठीक है. फ्लेक्सिबल यंग लोग जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बड़े लोग हो जाते हैं तो वो, आपने देखा है ओल्ड एज लोग या मिड एज लोग जो है वो चेंज इतने आराम से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो या कल्चर जो है वो बहुत काफ़ी वीक है. वीक का मतलब यूनिटी नहीं है, हर इंसान अपने फायदे के बारे में सोच रहा है. सो द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वीक. So these could be the main challenges for adaptation of the change. यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आई वुड लाइक टू आंसर योर क्यूरीज. चैट स्क्रीन पे प्लीज लिख दीजिए. अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन राइट इट ऑन द चैट स्क्रीन. ऑलराइट. हैंडलिंग एम्प्लॉयज स्ट्रेस. जब चेंज आता है तो इंसान अनकंफर्टेबल स्टेट में चला जाता है, और अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ एनी इंडिविजुअल एट वर्क प्लेस इज नोन एज स्ट्रेस. एडवर्स रिएक्शन ऑन पीपल टू हैव एक्सेसिव प्रेशर. लोगों के पास प्रेशर बढ़ गया है, रिसोर्स कम है, कॉन्स्ट्रेंट्स ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज नज़र नहीं आ रही हैं. सो दिस एक्चुअली एड्स इन द स्ट्रेस लेवल. फंक्शनल स्ट्रेस का मतलब है वर्किंग स्ट्रेस. ठीक है. स्ट्रेस दैट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस. वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है और उससे आपकी परफॉर्मेंस बेसिकली बेटर हो रही है, मोर बेनिफिशियल हो रही है. फंक्शनल स्ट्रेस का मतलब ही क्या है? फंक्शनल वर्ड का मतलब है यहाँ पर वर्किंग. ठीक है. तो जो आपको ये स्ट्रेस है तो नाउ यू वर्किंग एक्चुअली बेटर, यू आर बीइंग मोर प्रोडक्टिव. ठीक है. हाउ पोटेंशियल स्ट्रेस बिकम्स एक्चुअल स्ट्रेस? when there is uncertainty over the outcome, when the outcome is important. outcome important तो है but sure नहीं है, confirm नहीं है, तो stress cause होगा. stress, personal factors and job related factors, दो वजह से किसी भी individual को stress होता है. symptoms of stress क्या है? physical, आपके metabolism, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, आपका बीपी, पल्स, आपके हेडेक्स, आपका इंसुलिन लेवल, ये फिजिकल तौर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है कि ये चेंजेस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस हो रहा है. इंसोमिया, आपको नींद नहीं आ रही है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल, अब आपको टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई है, इरिटेटिंग हो गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन या पाइलिंग अप वर्क, इंटेंशनल डिलेइंग द वर्क. ठीक है. बिहेवियरल, फॉर एग्जाम्पल, अब आप एब्सेंट होना शुरू हो गए हैं, आप जॉब छोड़ रहे हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, आपको स्लीप डिसऑर्डर हो गया है, अल्कोहल कंजम्पशन पे आप आ गए हैं, या आप स्मोकर बन गए हैं, चेन स्मोकर हो गए हैं, या आप ड्रग्स कंज्यूम करने लग गए हैं. These could be the behavioral symptoms. These are the 3 symptoms of stress: physical, psychological and behavioral. कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी इंडिविजुअल को है तो प्लीज चैट स्क्रीन पे दे दीजिए. एनी क्वेश्चन? अब स्ट्रेस कॉज हो गया, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस डिस्कस कर लिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ we can reduce the stress, how we can actually reduce the stress. सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो कि चेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं और चेंज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं. ठीक है. तो उन एम्प्लॉयज़ को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको हम चेंज एजेंट बनाएंगे और उनके टीम्स में भेजेंगे कि आप बाकी लोगों को भी कन्विंस करें, उनको एजुकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें कि हाँ व्हाट गुड इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स वी आर हैविंग आफ्टर दिस चेंज. यूज रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यूज
फॉर रिड्यूस एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एम्प्लॉयज को बताना चाहिए कि हमें उनसे क्या काम की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन शुड बी इम्प्रूव्ड। डेवलप अ परफॉर्मेंस प्लानिंग प्रोग्राम, हर इंसान की परफॉर्मेंस बेस्ड उसका इवैल्यूएशन करें, उन्हें बताएं कि जी आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, यहाँ पर ये लैकिंग है, यहाँ पर ये अच्छा है, ड्रॉबैक्स ये हैं, फ़ायदे ये हैं, सो दैट दे नो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग एंड व्हाट दे शुड बी डूइंग, ठीक है। यूज़ जॉब रीडिज़ाइन, अगर किसी जॉब को हमें मज़ीद उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, जॉब इनरिचमेंट करने की ज़रूरत है, तो हमें जॉब को रीडिज़ाइन करना होगा। प्रोवाइड अ काउंसलिंग प्रोग्राम, counseling session, that is to educate people, provide people with the information, with the right information, accurate information. Offer time planning management assistance. Of course, time is more precious than money, and time is money for organizations, so we cannot afford to waste time. In any way, we cannot afford to waste time. Making change happen successfully. अब हम चेंज को इम्प्लीमेंट फेज की तरफ लेके जा रहे हैं और उसके सक्सेस की बात कर रहे हैं। एम्ब्रेस चेंज, बिकम अ चेंज केपेबल ऑर्गेनाइजेशन, आप खुद प्रमोट करें चेंज को, ठीक है। क्रिएट अ सिंपल कंपेलिंग मैसेज एक्सप्लेनिंग व्हाई चेंज इज नेसेसरी, मैसेज कन्वे करने के लिए शॉर्ट रखें, सिंपल रखें ताकि सबको समझ में आए, और कम्युनिकेट करें ऑनेस्टली एंड कॉन्स्टेंटली, मतलब एक दिन बताया दूसरे दिन नहीं बताया, नहीं, आप कंटिन्यूसली बताएं और ऑनेस्टली बताएं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलत बात का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज बेहतरी के लिए है, सो यू शुड बी टॉकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, सो दैट यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल, यू कैन परसुएड देम। Foster as much employee participation as possible, get all employees committed. लोगों को involved रखें in the discussion, through discussion, ताकि वो अपनी commitment prove करने की कोशिश कर सकें. Encourage employees to be flexible, rigid ना हो, employees को allow करें कि वो भी flexibility दिखाएं और change accept करके देखें, अगर नहीं पसंद आएगा तो हम वापस पुराने तरीकों पे चले जाएंगे. Remove those who resist and cannot be changed. उन लोगों को हटा दें टीम से जो आपको पता है कि वो कभी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि इनफैक्ट उस चेंज को रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट का मतलब है डिनाई करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज केपेबल ऑर्गेनाइजेशन, लिंक द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट सिचुएशन को फ्यूचर से लिंक करें कि अगर हमने ये चेंज कर लिया तो फ्यूचर में ये फायदे हमें इस चीज के होंगे। मेक लर्निंग अ वे ऑफ लाइफ, लर्न करें एंड लाइफ टाइम लर्न करें, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलवेज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। एक्टिवली सपोर्ट एंड एनकरेज डे टू डे इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंज, रोजाना रूटीन के अंदर जो भी काम है अगर उसके अंदर हम चेंज लेके आ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे वर्क के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या प्रोडक्टिविटी के अंदर बेनिफिट है आउट ऑफ दैट चेंज। इंश्योर डाइवर्स टीम्स का मतलब है टीम के अंदर हर किस्म के लैंग्वेजेस बोलने वाले, हर किस्म के बिलीव्स और हर किस्म के एक्सपर्टीज के लोग काम कर रहे हैं। इनकरेज मैवरिक्स, अच्छा जी, मैवरिक्स का वर्ड जो है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द लिटरल मीनिंग हियर, प्लीज बी विथ मी। अगर आपके पास पेंसिल है तो प्लीज इसके मीनिंग जो है वो नोट कर लीजिए। मैवरिक का मतलब है ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कौन होता है बेटा? ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्याल के। मैवरिक का मतलब है ये नए ख्याल के लोग हैं, ठीक है। दीज आर द पर्सन हु आर इंडिपेंडेंट एंड ओपन माइंडेड, दैट इज अनऑर्थोडॉक्स पीपल। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा? पीपल हु आर एक्चुअली इन फेवर ऑफ द न्यू चेंज। तो हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि देखें इन लोगों ने चेंज एक्सेप्ट कर लिया, इनका काम कितना आसान हो गया है। शेल्टर ब्रेक थ्रूज, शेल्टर का मतलब है प्रोटेक्ट करें, ब्रेक थ्रूज को प्रोटेक्ट करें। हमें ब्रेक थ्रूज चाहिए होते हैं, हमें इंप्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी के अंदर चेंजेस चाहिए हैं, सो वी शुड बी प्रोटेक्टिव फॉर द ब्रेक थ्रूज। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज अ मस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज। बिल्ड एंड डीपन ट्रस्ट, लोगों के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाइए और उसको भरोसा हासिल करें लोगों का। विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट भरोसा विल कम। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? समथिंग न्यू, नया आइडिया।
unique way of doing things, unusual associations. Innovation. Innovation is actually creative process into useful product, service or work methods. हम इसमें क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी सर्विस के अंदर या किसी भी वर्क मेथड के अंदर. ठीक है. आइडिया चैंपियन. Dynamic, self-confident leaders who actively and enthusiastically inspire support for all ideas, but build support, overcome resistance, and ensure that innovations are implemented. Whatever new ideas were coming, we are implementing those ideas. ठीक है जी. और इसमें हमें ओवरकम करना है रेजिस्टेंस को, रुकावट को, हर्डल्स को हमें एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना है और उसे ओवरकम करना है. ठीक है. इनोवेटिव कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड. ये कंपनीज हैं, एप्पल हो गया, गूगल हो गया. दीज आर द इनोवेटिव कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. बट प्रोसेस को अब हम ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं बिकॉज अब हम चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है. यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज आस्क मी नाउ ऑन द चैट स्क्रीन. If you guys have any question, please ask me now. No question? लास्ट पॉइंट किस चीज का उजैर? लास्ट पॉइंट किस टॉपिक का बोल रहे हो आप बेटा? नाउ इनोवेशन के कुछ वेरिएबल्स हैं. द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल वेरिएबल, द सेकंड वन इज ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल क्योंकि वो पीपल, स्ट्रक्चर, पीपल एंड टेक्नोलॉजी, एंड द थर्ड वन इज कल्चरल वेरिएबल. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर. दोनों स्ट्रक्चर्स में फर्क होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको. abundant resources means resources जो है that is not scarce, जितना required है उतना हमारे लिए काफ़ी है. high inter-unit communication, minimal time pressure, work and non-work support. ठीक है. इन सारी चीज़ों को हम आगे यहाँ इन पॉइंट्स के अंदर, दैट्स द लास्ट स्लाइड. ऑलराइट. उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑर्गेनिक का मतलब होता है any structure which actually is stagnant, flexible. तो देखिए ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का मतलब ही ये होता है यू आर रेडी टू चेंज. ठीक है. मैकेनिस्टिक इज रिजिड. फिर हम बात करते हैं अबंडेंट रिसोर्सेज. रिसोर्सेज पीपल, लोग, इक्विपमेंट, एसेट, पैसा, बजट, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्स हैं. मटेरियल सब रिसोर्स है. पीपल रिसोर्स है. फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की. इंटर यूनिट कम्युनिकेशन यानी हर यूनिट के अंदर भी मज़ीद ग्रुपिंग हुई भी होती है. उस ग्रुप के अंदर हाई बॉन्डिंग हो, कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस फ्लो हो, उसके अंदर कोई हर्डल्स ना आए, कोई बैरियर्स ना आए. टाइम प्रेशर, टाइम मेंटेन करने के लिए, डेडलाइंस मीट करने के लिए आपके पास प्रेशर ना हो, यू हैव एम्पल टाइम एंड अबंडेंट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट टास्क. वर्क एंड नॉन वर्क सपोर्ट. वर्क रिलेटेड सपोर्ट भी मिले, अगर आपको मॉरली सपोर्ट भी चाहिए तो वो भी सपोर्ट आपको मिले, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट हो वो भी सपोर्ट आपको मिले, so that you can be motivated and do your work in the best possible manner. Human resource, high commitment to the training and development, job security हो, creative people हो, creativity को promote करें, creativity को enhance करें. फिर हम आते हैं cultural variables के ऊपर. सबसे पहले acceptance of ambiguity. Ambiguity is the confusion, confusing state. तो आप उस ambiguity को सबसे पहले accept करो. Tolerance दिखाएं, बर्दाश्त.
इम्प्रैक्टिकल, कभी कभी हमें प्रैक्टिकल चीज़ों के अलावा भी क्रिएटिव तरीके से सोचना होता है। जब हम क्रिएटिव तरीके से सोच रहे होते हैं तो हमारे पास इम्प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। लो एक्सटर्नल कंट्रोल्स, बाहर के लोगों का कोई भी कंट्रोल हमारे इंटरनल चीज़ों के ऊपर नहीं है। टॉलरेंस ऑफ रिस्क, रिस्क हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, या रिस्क उतना लेंगे जितना हम बर्दाश्त कर सके, टॉलरेट कर सकें, ठीक है। टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है डिसएग्रीमेंट, हम उतना डिसएग्रीमेंट लेंगे जितना कि हम उसे टॉलरेट कर सकें। फोकस ऑन एंड्स, बोथ एंड्स, एक्सट्रीम के ऊपर फोकस रखें। ओपन सिस्टम फोकस, जिसके अंदर एनवायरनमेंट से चेंजेस आ रही हैं एंड वी आर ओपन टू अडॉप्ट दोज चेंजेस। पॉजिटिव फीडबैक is always for the betterment of people, for the betterment of culture, for the betterment of structure, for the betterment of the organization. Now these are the terms you should be knowing. अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा प्लीज आस्क मी नाउ। उजैर, मेरे लेक्चर रिपीट हो रहे हैं बेटा, आपसे मैं उस वक्त 2 दफ़ा पूछा, 2 से 3 दफ़ा मैंने रिपीट किया कि कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट पॉइंट। आप लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, होपफुली आपकी क्यूरी क्लियर हो जाएगी। आइडिया चैंपियन किस स्लाइड पे है? आइडिया चैंपियन किस स्लाइड पे है? आइडिया चैंपियन का मतलब है दैट आप डायनेमिक सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर हैं। डायनेमिक मतलब रेडी टू चेंज, सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने एबिलिटी के ऊपर आपको भरोसा है, और आप एक्टिवली और इंथुजियास्टिकली, इंथुजियास्टिक का मतलब है फुल एनर्जी के साथ, आप इंस्पायरेशन के साथ न्यू आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और ओवरकम करने के लिए, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और आप नए क्रिएटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आइडिया चैंपियन मींस इस आइडिया के वो चैंपियन थे। चैंपियन मतलब अब नाउ यू आर प्रमोटिंग दैट न्यू आइडिया, यू आर सपोर्टिंग दैट न्यू आइडिया, ठीक है। उजैर, यही आइडिया चैंपियन का सवाल था बेटा। फवाद, क्लियर हो गया? ओके, ठीक है जी। तो ये चैप्टर आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब मुझे बच्चों से थोड़ा सा 5 मिनट मुझे ये बताएं कि आप लोगों को इससे पिछले चैप्टर में या इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द लास्ट चैप्टर और दिस चैप्टर? तो बेटा क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ओबी का नाम होता है, that there are so many number of individuals working in an organization, और उन सारे individuals के behavior को understand करना is a little challenging task for the management. That is understanding individual behavior. इसके बाद हम बात करते हैं आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़। इस आइसबर्ग के फिनोमेना की एक खासियत होती है, और वो खासियत ये है कि ये समंदर के ऊपर सी लेवल से ऊपर सिर्फ 10 या 20% नजर आता है। इसका
90 to 80% जो है वो इनसाइड द सी होता है, जो कि लोगों को नजर नहीं आता है। इसीलिए आपकी ऑथर ने यहाँ पर विजिबल, सी लेवल से ऊपर के पार्ट को विजिबल की हेडिंग दी है, और हिडन, सी लेवल के नीचे के पार्ट्स को हिडन की हेडिंग दी है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फॉर्मल अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड, ये सारी चीजें हमें विजिबल होती हैं, नोन है, दिख रही होती हैं। बाकी ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी हिडन होती हैं, आपको दिखती नहीं है। आपका एटीट्यूड नहीं पता हमें, आपका परसेप्शन, दैट इज योर थिंकिंग प्रोसेस। ग्रुप के अंदर क्या पॉलिसी है हमें नहीं पता, इनफॉर्मल इंटरेक्शन किसके बीच में क्या बात हो रही है हमें नहीं पता, इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में क्या प्रॉब्लम है हमें ये भी नहीं पता। दीज आर दी हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। यहाँ पे लोगों के एक्शंस, बिहेवियर एट वर्क प्लेस। हमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर, उसके बाद ग्रुप के बिहेवियर के ऊपर, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के ऊपर जाएंगे। इंडिविजुअल का बिहेवियर, एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसका अपना थिंकिंग प्रोसेस है, उसकी अपनी लर्निंग है, उसकी अपनी मोटिवेशन है, उसका अपना एटीट्यूड है। ग्रुप बिहेवियर, अब यहाँ पर हमने नॉर्म्स बना दिए हैं, रूल्स बना दिए हैं, टीम बिल्डिंग कर दी है, लीडरशिप तय है, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएंगे और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। ऑर्गेनाइजेशनल यानी स्ट्रक्चर, कितने लोग कहाँ किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किस कल्चर को बिलोंग कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हाउ productive are the number of people working in an organization, that is when you are focused on the efficiency and effectiveness of the work. एब्सेंटिज्म, अब लोग काम पे आना बंद कर दिया है, वो छुट्टियां कर रहे हैं, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। टर्नओवर, कौन कौन लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। टर्नओवर, विड्रॉल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ परमानेंट बेसिस। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, OCB, डिस्क्रिशन, ये आपकी मर्जी होती है, that is not a part of an employee formal job requirements but which promotes the effective functioning of the organization. ये organization को help करती है to grow, और ये हर इंडिविजुअल की अपनी मर्जी होती है कि वो किस तरह से अपने पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयज फॉर्मल जॉब को या रिक्वायरमेंट को किस तरह से वो फुलफिल कर रहा है। No boss comes and tells you that you are breaking the law, but you yourself are actually monitoring your own self. जॉब सेटिस्फैक्शन, हाउ मच मुतमईन यू आर फ्रॉम योर जॉब, आप कितना मुतमईन है अपने काम से। आप जितना मुतमईन होंगे उतना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपका आपके काम की तरफ। इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय बिहेवियर्स, वर्क प्लेस के ऊपर मिसबिहेवियर्स का मतलब होता है कुछ आपके नॉर्म्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं जिनको आपने फॉलो करना ही होता है। Any intentional employee behavior that has negative consequences on the organization. इंटेंशनल मतलब कभी कभी हम बगैर जाने में अनइंटेंशनल कुछ गलत कर देते हैं तो उसकी तो माफी है, बट हम जानबूझ के कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, सो दैट इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। वो आप ऑर्गेनाइजेशन आपकी जानबूझ की गलतियों को माफ नहीं करेगा। अब हुई चेंज, स्लाइड चेंज हुई। अब देखो स्लाइड चेंज हो रही है।
इसके बाद आपकी स्लाइड्स चेंज हो रही हैं। इन स्लाइड्स को 2-3 स्लाइड्स को स्किम कीजिए, मैं बारी बारी हटा रही हूँ, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, इनको स्किम करें। कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लें। गुड। कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लें। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लोगों को काम पे कैसे बिहेव करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव करने के 3 तरीकेकार हैं। इंडिविजुअल का बिहेवियर, उसकी क्या पर्सनालिटी है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या मोटिवेशन है, उसकी क्या लर्निंग है, ये इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रुप बिहेवियर, अब ग्रुप को एक साथ काम करना है तो रूल्स पॉलिसीज को हमें फॉर्म करना है, लीडरशिप हमें बनानी है और हम कॉन्फ्लिक्ट को भी मैनेज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ये ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या कल्चर होगा, कितनी हमारे हम फिक्स्ड हैं, रिजिड हैं या हम फ्लेक्सिबल हैं हमारी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। ठीक है, हम प्रिडिक्ट करेंगे और इन्फ्लुएंस मतलब मॉडिफाई करेंगे बिहेवियर को एम्प्लॉइज के। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कौन बंदा कितना ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जो बंदा एब्सेंट होगा, एब्सेंट का मतलब है दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी फ्रॉम हिज और हर जॉब। ठीक है, और ये फेलियर होगा। और जब भी आपको अनएक्सपेक्टेड, आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई टास्क देगी तो आप गायब हो जाएंगे, आप एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे। एंड वन गुड डे यू विल कम एंड गिव योर रेजिग्नेशन बिकॉज आपको कोई बेहतर जॉब मिल गई है। ठीक है, जिसको कि हम टर्नओवर बोलते हैं। OCB, organizational citizenship behavior, discretionary behavior that is not a part of an employee's job requirement but which promotes the effective functioning of the organization। अब आपको डिस्क्रिशन मतलब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है दैट आप जो हैं दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉइज फॉर्मल जॉब। अब ये आपकी मर्जी है, ये आपकी जॉब का हिस्सा नहीं है। अगर आप ये कर रहे हैं, कोई रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो आप बेसिकली अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हमने वर्ड दिया है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। ठीक है, जिससे यू आर बिकमिंग अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबल एडल्ट to promote the change for proper or appropriate functioning of the organization। जॉब सेटिस्फैक्शन, आप अपनी जॉब से कितना मुतमईन हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन, आप अपनी जॉब से कितना मुतमईन है, आपका क्या एटीट्यूड है अपनी जॉब को लेके, कितना सीरियस सिंसियरिटी है, कितनी लॉयल्टी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप सेटिस्फाइड होंगे, आप सेटिस्फाइड हैं तो आप अपनी जॉब पे खुश होंगे, अपने काम से खुश होंगे, तो आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। वर्क प्लेस मिसबिहेवियर, कुछ बिहेवियर्स, कुछ स्टैंड्स जो हैं वो वर्क प्लेस के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, गुस्सा करना, एंटी सोशल, लोगों से बात नहीं करना, वायलेंस करना, डेविएट करना मतलब चेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को चेंज करना, अपने गोल को पहले तरजीह देना या मिसगाइड करना किसी को। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है एंड दीज आर ट्रीटेड एज मिसबिहेवियर्स। कि आप किसी को डाइवर्ज कर रहे हैं, किसी स्टैंडर्ड को या किसी बिहेवियर को। ठीक है, एग्रेशन, गुस्सा, एंटी सोशल, दूसरों से मिलजुल के काम नहीं करना, टीम का वर्क ना करना, वायलेंस मतलब कोई आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ रूल्स तोड़ रहे हैं। एटीट्यूड, पर्सनालिटी, परसेप्शन एंड लर्निंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, employee productivity, absenteeism, turnover, organization citizenship, job satisfaction, workplace misbehavior. These are the 4 components which actually cause these things। एटीट्यूड, आपका अपने काम को लेकर के कितना जिम्मेदारी का एटीट्यूड है,
आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर जिम्मेदारी नाम का वर्ड एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? परसेप्शन आपका अपना थिंकिंग प्रोसेस, लर्निंग, यू आर रेडी टू चेंज और यू आर नॉट रेडी टू चेंज. Attitude, evaluation, evaluative statements, either favorable or unfavorable, concerning objects, people or event. Component of attitude, cognitive and affectionate. Cognitive का मतलब है logical, affectionate का मतलब है emotional या feeling. तीसरा है behavioral कि how you would behave. आपकी बुक के अंदर there is a book मैं पढ़ रही थी किसी ऑथर की, cognitive के बारे में लिखा हुआ है कि ये मेरा बिलीव है. एक मिनट मुझे दे दीजिएगा, मैं अभी आपको जो है वो इसकी एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ. एंड आई डोंट वांट टू एक्चुअली मिस द एग्जाम्पल हियर. सो यस, just hold on a minute and I'm just taking that example out. मेरे पास बुक के अंदर ही मैंने कहीं पे राइट डाउन किया है और मैं अभी आपके साथ ये एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ बिकॉज दैट्स अ फनी एग्जाम्पल. बट होता क्या है, बच्चों को फनी चीजें ज्यादा याद रह जाती हैं. यस प्लीज, आपके कॉग्निटिव की एग्जाम्पल देखें. कॉग्निटिव की एग्जाम्पल पता है क्या है? I believe crocodiles are dangerous. ये आपका बिलीव है that crocodiles जो हैं वो डेंजरस हैं. ये कॉग्निटिव कंपोनेंट की एग्जाम्पल है, आगे लिख लो. I believe that crocodiles are dangerous. या दूसरी एग्जाम्पल है snakes are poisonous. This is your belief that crocodiles are dangerous and snakes are poisonous. ये आपका बिलीव है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास नॉलेज है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ रीजनिंग और लॉजिक. ठीक है, इज इट क्लियर? कॉग्निटिव की एग्जाम्पल सब बच्चों को क्लियर है? बेटा, कॉग्निटिव की एग्जाम्पल सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को मैं अफेक्टिव में दे रही हूं. ठीक है, अफेक्टिव इज द इमोशनल फीलिंग. अब क्या है, इसी एग्जाम्पल को मैं बता रही हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्केयर्ड ऑफ crocodiles or snake. अब scared is a feeling, emotional feeling. I'm scared of snakes or crocodiles. ठीक है, affective component हो गया. अब behavior, I would run if I see a crocodile or a snake. I would run if I see a crocodile or snake. तो सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कॉग्निटिव कंपोनेंट की एग्जांपल. मेरे पास नॉलेज है क्रोकोडाइल और स्नेक डेंजरस हैं. अफेक्टिव फीलिंग, आई एम स्केयर्ड ऑफ देम, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स. बिहेवियरल कंपोनेंट, आई विल रन if I see a crocodile or a snake. Is the example clear to every student? बात बेटा वही है, छिपकली या क्रोकोडाइल या स्नेक कर लो. नहीं मेहमद, कोई ढंग का सवाल कर लिया करो प्लीज तुम बेटा. ठीक है, तुम छिपकली कर लेना, कोई मसला नहीं. लिजर्ड कर लेना तुम एग्जाम्पल में अपनी. कोई किसी को कॉकरोच से भी लगता है, वो कॉकरोच भी कर सकता है. इससे पहले कि कोई सवाल आया ऐसा. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? यहां हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां मजाक हो रहा है. जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि कोई भी वर्कर अपनी जॉब से कितना % सेटिस्फाइड है, कितना खुश है.
कितना मुतमईन है। जॉब सेटिस्फैक्शन हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मेरी ज्यादा होगी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो मेरी जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाएगी। दीज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विथ वन अनदर। क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशंस विथ मोर सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज are more effective than those with fewer satisfied employees. प्लीज इन स्लाइड्स को जरा सा रीड करें। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन आएगा तो प्लीज throw your question onto the chat screen and I will try to answer it right now. Any question? नहीं महमद, डोंट बी सेल्फिश। तुम्हें क्लियर है? बाकी किसी स्टूडेंट को सवाल हो सकता है। सो लेट एवरीवन आंसर फर्स्ट हियर। बेटा सबने ये स्लाइड रीड कर ली है? किसी के पास कोई सवाल? ओके जी। जॉब सेटिस्फैक्शन का और एब्सेंटिज्म का क्या रिलेशनशिप है? अगर मैं अपनी जॉब पे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं मुतमईन नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं एब्सेंट होना शुरू हो जाऊंगी। ठीक है, मैं सिक डेज अवेल करना शुरू कर दूंगी और मैं दूसरी जॉब ढूंढना भी शुरू कर दूंगी। और फाइनल होगा क्या? मैं जो हूं, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? मैं डिससेटिस्फाइड थी तो मैं अपनी ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के ऊपर, दूसरी जॉब ढूंढ के उसके ऊपर मूव कर जाऊंगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर करना ये चाहिए कि डिससेटिस्फैक्शन के कॉजेस को पता करना चाहिए कि व्हाई द एम्प्लॉय इज डिससेटिस्फाइड। जब वो एब्सेंट हो रहा होता है तब उसको बुला के बात करनी चाहिए कि भाई व्हाई यू आर अवेलिंग, सब खैरियत है, तबीयत सही है, रिपोर्ट्स करवा ली, चेकअप करा लिया। ऐसी बातों बातों में उनसे आपको डिससेटिस्फैक्शन के ग्रीवेंस को मालूम करना चाहिए ताकि यू कैन रिमूव और एलिमिनेट और रिड्यूस देम, ताकि टर्नओवर तक की बात ही ना आए, लोग छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन जाए ही नहीं। बिकॉज हाई टर्नओवर रेट इज एक्चुअली अ साइन फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां पर कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को है? स्लाइड को गो थ्रू कर लो। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लो बेटा। रीड दिस स्लाइड। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो।
Any question? Any question on this slide? Any question? आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चों तुम लोग सो गए हो क्या पढ़ते पढ़ते, या उठे हुए हो? चैट स्क्रीन पे जवाब दें। वाकई में सब सो गए? खतरनाक हो गए हो भाई तुम लोग, खतरनाक हो गए हो। अच्छा खैर है, वापस आते हैं जी। लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज। फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली कस्टमर को फेस कर रहे होते हैं। दोज आर द पीपल हु आर नोन एज फ्रंटलाइन। फ्रंटलाइन का मतलब है जो कि इंटरैक्शन विद द कस्टमर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर मैं मुतमईन हूं अपनी जॉब से तो मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती हूं। अगर मैं ही मुतमईन नहीं हूं तो मैं कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करूंगी? क्लियर है? क्या बात है, नींद आ रही है? सो जाओ बेटा, पेपर में भी सो जाना तुम लोग। You realize I'm up from 7 in the morning all Thursday, Friday, Saturdays? गॉड, आई मीन तुम लोग का क्या होगा? तुम लोग अभी इतने छोटे बच्चे हो, सो के गुजारोगे, अल्लाह खैर करे। चलो जी, फिर पढ़ते हैं। पढ़ते ये हैं कि देखें फ्रंटलाइन लोग कौन होते हैं। फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज वो होते हैं जो कि कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं। एक एम्प्लॉय खुद ही मुतमईन नहीं है, अपनी जॉब से खुद ही खुश नहीं है, तो वो किसी कस्टमर को कैसे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, किसी कस्टमर को कैसे मुतमईन करेगा? ठीक है। इंटरैक्शन विद डिससेटिस्फाइड कस्टमर कैन इंक्रीज एन एम्प्लॉइज जॉब्स डिससेटिस्फैक्शन। एक एम्प्लॉय खुद ही बेचारा जो है ना वो कशमकश का शिकार है, कंफ्यूज्ड है। अब वो किसी डिससेटिस्फाइड गैर मुतमईन कस्टमर से बात करेगा जब वो उसके प्रोडक्ट की और शिकायत कर रहा होगा, तो एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन लेवल किधर जाएगा? जरा सोचो, सच्ची बात है ना? ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक्शंस टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो उनका जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाए और वो कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें? तो हमें करना चाहिए हायर अपबीट एंड फ्रेंडली एम्प्लॉइज। फ्रेंडली एम्प्लॉइज जो कि कस्टमर को हैंडल करने में एंजॉय करें। हमें रिवॉर्ड सेट करना चाहिए कि अगर आपकी तारीफें आएंगी, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, कस्टमर आपकी सर्विस को एप्रिशिएट करेंगे, तो आपको हम रिवॉर्ड देंगे। वर्किंग क्लाइमेट को पॉजिटिव रखें, ग्रीवेंस को एलिमिनेट करें, जो भी तकलीफें हैं, दुख दर्द ऑफ द एम्प्लॉय उसको दूर करें। एटीट्यूड रखें, सर्वे टू ट्रैक एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज के सेटिस्फैक्शन लेवल को ट्रैक करने का सर्वे रखें। एनोनिमसली वो अपना डिससेटिस्फैक्शन कॉजेस मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकें। इंक्रीमेंट अच्छा नहीं आया, वर्क आवर्स जो है, वर्किंग आवर्स वो बढ़ गए हैं, प्रेशर ज्यादा आ गया है, रिसोर्सेज नहीं है, यूनिफॉर्म्स नहीं दिए गए हैं, आपको पर्क्स नहीं मिले, सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, वट एवर द रीजन ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन इज, you should be able to discuss it with the management, so the management can come up with the solution in order to remove the dissatisfaction among the employees so that they can actually work and contribute
well towards satisfying their customers. ठीक है, because customer is always right. तुम लोग हजारों मर्तबा ये लाइनें सुन चुके हो. ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो पूछ लो भाई. जाग गए हो ना तुम लोग, उठ गए हो ना, जल्दी से पूछो सवाल. फिर सो गए हो, कंप्लीट सो गए हो? फवाद तुम सुबह भी सोते हो, शाम में भी सोते हो? सो के तुम लोग कोरोना हो जाओगे. मैं नहीं समझा रही, एक दफा और. सो क्यों रहे थे तुम? नहीं सो जाओ, फिर दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना. जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजनशिप बिहेवियर. यानी जॉब सेटिस्फैक्शन, आप अपनी जॉब पे जितना मुतमईन होंगे उतना ज्यादा आप एक लॉयल रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का बिहेवियर रखेंगे इन दी ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल्स विथ ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर will actually influence work group and other people working with the OCBs. OCB stands for organizational citizenship behavior. Job satisfaction and workplace misbehavior, dissatisfied employees will respond somehow और वो misbehave करेंगे. Dissatisfied हूं मैं, अगर अपनी जॉब से खुश नहीं हूं तो मैं कहीं ना कहीं इंस्टेंस शो करूंगी that I am not happy. अब ये प्रिडिक्ट करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है कि व्हाट मिस्टेक्स दे विल डू एंड हाउ दे वुड रिस्पॉन्ड. ठीक है, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. अच्छा जी, प्रीवियस स्लाइड के ऊपर कहा गया था कि इसको फिर से बता दें. इसमें 3 पॉइंट्स हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं फ्रंट लाइन एम्प्लॉई हूं, दैट मींस मैं कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट कर रही हूं, तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी. मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और लॉयल्टी क्रिएट हो जाएगी. मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरा कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और लॉयल्टी डिसरप्ट हो जाएगी. इंटरैक्शन विद डिससेटिस्फाइड कस्टमर. अच्छा, अब मैं एक एम्प्लॉई हूं और मैं किसी डिससेटिस्फाइड कस्टमर से बात कर रही हूं जो कि खाली मेरी कंपनी का या मेरे प्रोडक्ट की बुराइयां कर रहा है. अब मेरा डिससेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता चला जा रहा है. यार वाकई में बोल तो सही रहा है, मेरा प्रोडक्ट में तो है ही नहीं, ये फ्लॉस तो हैं, कंपैरेटर हमसे इस तरीके से बेहतर है, वो भी सेम प्राइस ऑफर कर रहा है, सेम प्रोडक्ट दे रहा है, तो डिससेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया. लो भाई, मेरे कस्टमर ने मेरा मुझे सेटिस्फाई से डिससेटिस्फाई कर दिया है अपनी ही जॉब से. एक्शंस जो कि हमें जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए लेनी चाहिए ताकि हम अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें. तो हमें फ्रेंडली एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए, हमें रिवॉर्ड सेट करना चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग गुड कस्टमर सर्विसेज, हमें पॉजिटिव क्लाइमेट प्रोवाइड करना चाहिए बाय ओपन डिस्कशंस, ताकि एम्प्लॉय अपने ग्रीवेंस, अपनी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट को बता तो सके. शेयर करेंगे तो वो सेटिस्फाइड होंगे, नहीं शेयर करेंगे तो अंदर ही अंदर रखेंगे. मैं स्लाइड नंबर 14 पे हूं. आपका नाम नदीम साहिल. नदीम साहिल, मैं स्लाइड नंबर 14 पे हूं, तो आपको क्या स्लाइड नजर नहीं आ रही? अभी दोबारा मैंने ये स्लाइड बताई है, देखिए स्लाइड मूव हुई. ये स्लाइड क्यों मूव होना बंद हो जाती है? हाँ, तो 13-14 वही स्लाइड तो हो रही है. बच्चों प्लीज जवाब दो. नदीम साहिल के अलावा लोग बताएं स्लाइड, कौन सी स्लाइड खुल रही है? नईम अहमद, फवाद, फवाद उठ जाओ. स्लाइड पे क्या नजर आ रहा है तुम्हें? बिल्कुल 13-14 ही हो रही है, दुनिया को हो रही है, पता नहीं है कौन सी स्लाइड पे है. दैट इज 13-14 और ये पॉइंट्स मैं बता रही हूं.
खुदा का खौफ करो। नदीम साहिल, आई डोंट नो, आपके पास मिस हैंगिंग प्रोसेस होता है स्लाइड चेंज करते हुए? अच्छा भाई, फिर कर देते हैं स्लाइड चेंज करते हुए, आपको फिर शेयर कर देते हैं। मसला क्या है? यही हो रही है अभी, यही कर रही हूं डिस्कस में। ये स्लाइड सबको क्लियर है? इस पे कोई क्वेश्चन है? 3 दफा बता चुकी हूं मैं ये। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? मूविंग अहेड। ये स्लाइड पहले बता चुकी हूं। ओसीबी और जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर जो लोग सेटिस्फाइड होते हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर रखते हैं, वो फेयर होते हैं, उनका परसेप्शन अच्छा होता है, वो सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब से, और जब वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो दूसरों को भी मॉडिफाई करते हैं, दूसरों के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्कप्लेस मिसबिहेवियर, अगर कोई इंसान डिससेटिस्फाइड होगा तो वो कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्ड करेगा, मिसबिहेव करेगा। कहां पर मिसबिहेव करेगा, किस तरीके से एग्जैक्टली रिस्पॉन्ड करेगा, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is this slide clear to everyone? Any question if you have? Good. फवाद, तुम सो गए थे ऑनलाइन करके? हाँ तो उठे रहो। तुम खाली सुबह भी सोते हो, शाम में भी सोते हो, तुम 24 घंटे सोते रहते हो। चलो जी, जॉब इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है अब अपने एम्प्लॉइज को उनकी जॉब पे इन्वॉल्व रखें, उनको पार्टिसिपेट करवाएं, उनसे मशवरा करें, उनको इंपॉर्टेंस शो करें कि हाँ भाई आप हमारे लिए वर्दी हैं, आपकी सजेशन वी विल थिंक एंड वी विल इन्वॉल्व यू इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय सोचेगा हाँ भाई अब तो मुझे ग्रीवेंस का कोई मौका ही नहीं दिया, अब तो मैं जो बोल रहा हूँ ये लोग सुन रहे हैं, मेरा तो डिसीजन में भी से होता है, तो अब वो एब्सेंट होना छोड़ देगा। ठीक है, अब वो रेजिग्नेशन, रिजाइन करना छोड़ देगा। रेजिग्नेशन उसके जहन में आ भी रहा होगा कि मैं जॉब को स्विच करूं, तो अब वो उस इरादे को रद्द कर देगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है? देख लो, शायद कोई सवाल हो, किसी को बन रहा हो। इस वाली स्लाइड पे पूछो बेटा। एनी क्वेश्चन? फवाद, समझ आ रहा है तुम्हें? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? नो मैम। अच्छा अच्छा, मजाक कर रही हूं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Any other question? ठीक है जी, आज की क्लास मैंने यहीं तक रखने का इरादा किया है, इससे आगे लेके जाना हानिकारक हो सकता है। अब किसी को इस स्लाइड तक कोई भी सवाल है, फ्रॉम द बिगिनिंग स्लाइड का नाम लो और मुझसे पूछो, मैं इससे आगे लेके नहीं जाऊंगी आज। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल और है। देयर वाज अ स्टूडेंट दैट डे हु वाज आस्किंग मी कि मिस अगर मैं उसे मार्क करवा दूं कि क्या क्या हमने कवर कर लिया है कोर्स आउटलाइन का,
तो निकालो अपनी अपनी कोर्स आउटलाइन, निकालिए अपनी अपनी कोर्स आउटलाइन, आ जाइए। कोर्स आउटलाइन निकालिए। सबसे पहली हेडिंग है मैनेजमेंट डेफिनेशंस एंड फंक्शंस। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी मैंने आपको डिक्टेट की है पहले दूसरे लेक्चर के अंदर, टिक लगा दो। लीडरशिप एंड डेलीगेशन ऑफ पावर हो गया, टिक लगा दो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, टिक लगा दो। क्या सारे बच्चे उठे हुए हैं? अब जरा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, जरा प्लीज उठ जाओ और अपनी कोर्स आउटलाइन निकालो और मुझे यहां पर जरा अटेंटिव होकर जवाब देते जाओ, क्योंकि ये आपकी फरमाइश पे शो हो रहा है। आर यू ऑल देयर? कैन यू गाइज हियर मी? भाई क्या हो गया, कहां गायब हो तुम लोग? ओके, प्लीज अपनी कोर्स आउटलाइन को निकालें। मैनेजमेंट डेफिनेशन एंड फंक्शन के ऊपर सारी चीजों पे टिक लगा दो, सारी चीजों पे टिक लगा दो। व्हाट इज मैनेजमेंट हो चुका, ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट हो चुका, डेलीगेशन हो चुका, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका, लीडरशिप एंड डेलीगेशन ऑफ पावर हो चुका, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी हो चुका। बेसिक ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर आ जाओ। एमबीओ पीटर ड्रकर का प्रोसेस हो चुका, लीडरशिप की थ्योरीज हो चुकी। की कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पे आओ, रोल ऑफ मैनेजर हो चुका, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन हो चुकी है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी। आज भी हम चेंज के ऊपर थे, चेंज का पूरा चैप्टर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी को कवर कर रहा है। डिसिप्लिन हो चुका, ग्रीवेंस आज मेरे ख्याल से 10 से 15 मरतबा मैंने रिपीट किया, ग्रीवेंस ग्रीवेंस ग्रीवेंस, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी अभी नहीं हुई है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ लेजिस्लेशन नहीं हुई है, डाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 4 हो चुका है, डाइवर्सिटी पे टिक लगा दो, ठीक है। यानी तुम्हारे 3 वाले कंपोनेंट के अंदर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ लेजिस्लेशन, ये तीनों चीजें रहती हैं, बाकी पे टिक लगा दो। कंट्रोल पे आ जाओ। कंट्रोल की थ्योरीज, इंटरनल कंट्रोल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग ऑफ इंडिविजुअल, ये 3 टॉपिक, 3 बुलेट्स हो चुके हैं। चौथे वाले बुलेट को अभी हमने कवर नहीं किया है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स की बात हो रही है। हेल्थ एंड सेफ्टी अभी हमने नहीं कवर किया है। लीडिंग एंड मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग टीम्स हो चुका, मेंटोरिंग हो चुका, बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर दोनों चीजें हो चुकी हैं। बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आधा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर टिक लगाने की जरूरत नहीं है। यानी 5वीं हेडिंग लीडरशिप एंड मोटिवेशन के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा सा रहता है, बाकी हो चुका है। अब आ जाओ 6th हेडिंग, जिसके अंदर फाइनेंशियल फंक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है। यहां पर द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, द रोल ऑफ फाइनेंस फंक्शन ये भी हो चुका है। छठी पूरी हेडिंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो चुका है। आर यू ऑल क्लियर? डू यू गाइज अग्री विथ मी, या किसी को कोई यूनिक बात लग रही है? नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर नेगोशिएशन हो चुका है, कम्युनिकेशन के ऊपर अभी टिक ना लगाओ, और नेगोशिएशन हम फिर कम्युनिकेशन के चैप्टर में कवर करेंगे। क्लियर है? कल्चर, कल्चर के अंदर 8 वाली हेडिंग के अंदर सारी चीजें हो चुकी हैं। एट वाली हेडिंग के अंदर सारी चीजें हो चुकी हैं। 9th वाली हेडिंग के अंदर
सारी चीजें हो गई हैं। 10th अभी हमने नहीं किया है, 11th अभी हमने नहीं किया है। 10th हेडिंग हमारी रहती है, 11th हेडिंग अभी हमारी रहती है, और बीच बीच में से जैसे मैंने आपको बोला है कुछ कुछ हेडिंग्स के पार्ट्स हमारे रहते हैं। सो इफ यू सी वी आर ऑलमोस्ट डन विद द 70% ऑफ द कोर्स अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन। लेकिन आप लोगों का कोर्स 70% कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन तो हो चुका है, बट अब जो चीजें रहती हैं वो थोड़ा डिटेल में करने वाली हैं। और इसको करने के बाद मैं आपको सीमा स्टडी टेक्स्ट पे लेके जाऊंगी, क्योंकि ये तो हमने स्टीफन पी रॉबिन से कवरेज दिया है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्स के पैटर्न पे जाएंगे। तो यहां पर जितने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्या वो मौजूद हैं इस वक्त और सुन रहे हैं? तो उनका उस दिन का जो भी बेवकूफाना सवाल था वो सब क्लियर हो गए हैं आज? टिक लग गए तुम लोगों के बेटा? किस स्टूडेंट ने कहा था आई डोंट रिमेंबर द नेम, जिसकी रिक्वेस्ट थी कि कोर्स आउटलाइन के अंदर टिक लगवा दीजिए? इज इट ऑल क्लियर नाउ? प्लीज रिप्लाई मी। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास? इर्जामीर, मलिक मोहम्मद अनस, मेरे ख्याल से तुम मेरी मॉर्निंग की क्लासेस में भी आते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोहसिन नकवी, मोहम्मद नईम, नदीम साहिल, उजैर नदीम, जैनुल आबदीन, जुलनैन, और ये वो कहां चला गया? फवाद गायब हो गया है, क्योंकि वो शायद मेरी मॉर्निंग की क्लास में आ रहा है तो ही हैज लेफ्ट। एनीवेज, सो आई वांट टू नो, इज द क्वेश्चन क्लियर? ओके, ठीक है, गुड। तो आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने पूरी कर दी है। दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो। ठीक है जी, हमारा 30 to 40% कोर्स रहता है, बाकी 60 to 70% कोर्स कवर हो चुका है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।